आगाज करते हैं। 1 साल मुकम्मल हुआ हुकूमत बने हुए। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट्स की, उसमें अपनी हुकूमत की जो कामयाबियां हैं उनको गिनवाया। इस हुकूमत का जो रिपोर्ट कार्ड है कुछ हमने भी तैयार किया। इस वक्त अगर हम ये बात कर रहे हैं तो मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस है। ये तीनों क्राइसिस इस वक्त ओवरलैप कर रहे हैं और कहीं भी नहीं लग रहा कि कोई हल या कोई सोल्यूशन किसी के पास मौजूद है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इकोनॉमिक क्राइसिस से आगाज करते हैं, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी उसके आने से पहले जो उन्होंने पूरा एक नैरेटिव सेट किया था वो महंगाई का किया था, अपनी तजर्बेकारी का किया था। इमरान खान साहब कैसे मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये हमें बावर कराया था। एक बाकायदा महंगाई मार्च किया था। सो यहां पर जो आने का मकसद था वो तो महंगाई मुकाओ मूवमेंट थी, वापस आकर हम रिलीफ देंगे। इस हवाले से दावे क्या थे और 1 साल में भी रिपोर्ट कार्ड कहता क्या है, ये आपको दोनों सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि महंगाई के हवाले से क्या क्या इन्होंने हमसे कमिट किया था, क्या क्या अपने वोटर से प्रॉमिस किया। तो आप कह रहे हैं आपके पास स्ट्रैटेजी है कि कीमतें नीचे आएंगी? जी जी एब्सोल्युटली, हमें उसका इल्म है। ये वादा रहा कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। सो ये था वादा। 1 साल बाद मईशत के हवाले से रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। चले अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि जी ये बायस्ड गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको इंटरनेशनल मीडिया की जबान में समझाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और मुआशी रिपोर्ट कार्ड को वो कैसे देखते हैं। आगाज करते हैं जी, ये ब्लूमबर्ग ने जो खबर लगाई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया आपका रिपोर्ट कार्ड आपके लिए जारी कर रहा है, जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं आपके लिए। इकोनॉमिस्ट कहता है पाकिस्तान इज एट अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। CNN बिजनेस ने खबर लगाई है कि ब्लैकआउट एंड सोरिंग प्राइसेस, पाकिस्तानी इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक। दिहाने पे खड़ी है पाकिस्तानी इकोनॉमी इस वक्त डिफॉल्ट के। अल जजीरा कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पे जो मुल्क का सबसे कमजोर तबका है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। रॉयटर्स कहता है कि क्राइसिस हिट कर गया है पाकिस्तान को, क्योंकि यहां के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि कितनी तेजी से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है। बीबीसी कहता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस फोर्सेस मॉल्स एंड मार्केट्स टू क्लोज अर्ली। इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि लोग अपनी दुकानें और अपने मार्केट्स नहीं जो है उनको बंद करना पड़ रहा है हमें। रॉयटर्स हमें बताता है, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया की खबरें, इसमें से कुछ हमने खुद अपने लिए क्राफ्ट नहीं किया, अपने खुद नहीं खबर बनाई। ये क्या कहता है बैनुल अक़वामी मीडिया आपके मुआशी रिपोर्ट कार्ड के हवाले से कि जी 5 किल्ड इन स्टैम्पीड एट फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग आटे की लाइनों में लग के मर रहे हैं। तो ये सारा रिपोर्ट कार्ड जो मुआशी आपने बहरान इसको मजीद डीपन किया, ये आपको हमने पढ़ के सुना दिया। इसके बाद जो ऐसा कौन सा काम है इस हुकूमत ने नहीं किया जिसका उन्होंने एक्यूज नहीं किया था इमरान खान साहब को। सो इकोनॉमी वो बहुत बुरी मैनेज कर रहे थे। आप इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हमने आपको इस वक्त दिखा दिया बैनुल अक़वामी मीडिया की नजर से। IMF का मुआहदा जब जाते हुए PTI उसको कीमतों को फ्रीज कर गई थी, तो एक हमें बाकायदा बताया गया कि कितना ये खतरनाक काम है, क्योंकि इससे सारा प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा। हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले ना सिर्फ उन कीमतों को मुंजमद खत्म करना नहीं किया, बल्कि साथ साथ एक ही वक्त में खुद भी इकोनॉमी में IMF के प्रोग्राम को डीरेल किया गया। जब इमरान खान हुकूमत जा रही थी तो IMF डील को सबूताज करने के हवाले से क्या क्या बयानात नहीं दिए गए जो मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से। जरा सुनिए पहले और फिर खुद कैसे उस मुआहदे को दोबारा सबूताज किया ये भी हम आपको दिखाते। पहले वो बयान सुनिए। पिछले साल जनवरी फरवरी में उस हुकूमत को अंदाजा हुआ कि शायद एक आईनी तरीके से एक मूव बन रही है जिससे कि उनकी जगह एक नई हुकूमत आ सकती है। उन्होंने उस खौफ के पेश नजर IMF के मुआहदे की धज्जियां उड़ाई। एक मुआहदा IMF के साथ इमरान खान भी करके गया। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। जब इसने देखा कि इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो रही है
تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور بھائی IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. پی ٹی آئی جاتے جاتے IMF کے ساتھ معاہدے کو سیبوٹاج کر کے گئی، غلط کیا. لیکن PMLN اور ان کے اتحادیوں نے واپس آنے کے بعد کیا کیا؟ خود بھی IMF کی ڈیل کو سیبوٹاج کیا. اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، اسی حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی اپنی چارج شیٹ ہے اپنے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف. اگین جس بات کا ایکیوز کیا جاتا تھا PTI کو، خود اقتدار میں آ کر وہی کام کیا. آگے بڑھتے ہیں. سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے. کیا PMLN اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ماضی میں سیاسی انتقام کیا گیا؟ بالکل لیا گیا. لیکن یہ ہمارا خیال تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن خود حکومت میں آنے کے بعد کیا کیا؟ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اپنے مخالفین کو. جب حکومت میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو سیاسی انتقام سے متعلق کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ بڑی اچھی پوزیشن ہوتی ہے، بڑی ماڈل پوزیشن ہوتی ہے، بڑی دلکش پوزیشن ہوتی ہے. لیکن وہ تھی کیا؟ ذرا یہ سنیں. بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر سوال ہوں گے. احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کو نہیں مانتے، ہم احتساب کے نام پر پولیٹیکل انجینئرنگ کو نہیں مانتے. یہ محض سیاسی مقدمے ہوتے ہیں. ایسے مقدموں میں سیاسی لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے کہ پھر میڈیا کے ذریعے ان کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، قانون کے شکنجے میں ان کو کسا جاتا ہے. سیاسی انتقام سے جو سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ. پھر خود جب آئے اقتدار کے اندر تو کیا کیا؟ اگین یہ آپ کو بین الاقوامی میڈیا کی اور ادھر جو ہیومن رائٹس واچ کی جو مختلف باڈیز ہیں ان کی وساطت سے آپ کو سنواتے ہیں. الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے جی کہ اسٹیٹمنٹ فالوز پولیس فائلنگ ٹیررزم اینڈ ادر چارجز اگینسٹ ایکس PM اوور ویکینڈ کلیشز ان کیپٹل اسلام آباد. یعنی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ نئے پولیس کیسز فائل کیے جا رہے ہیں. فارن پالیسی کہتا ہے کہ مینی ٹرائلز آف عمران خان، ان کی جو پارٹی کا لیڈر ہے اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بہت سارے چارجز کو سامنا کر رہی ہے، الزامات کا سامنا کر رہی ہے، جو کہ وہ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل نوعیت کے ہیں، یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ اتھارٹیز سیویئرلی curtail the right to freedom of peaceful assembly, harassing, arresting and detaining critics and political rivals as well as forcibly dispersing protests and assaulting journalists and others. So یہ آپ کا جو سیاسی انتقام کے حوالے سے رپورٹ کارڈ ہے ایک سال میں، یہ بھی اس کی کلی انٹرنیشنل میڈیا کھول رہا ہے. صحافیوں کی اور جو فریڈم آف ایکسپریشن کی کتنی فکر کھائی جاتی ہے تمام جماعتوں کو کراس دا بورڈ جب وہ اپوزیشن میں ہوں، لیکن حکومت میں آتے ہی یہی میڈیا سب سے زیادہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے. سو اپوزیشن کے اندر PDM اتحاد کی کتنی زیادہ ایک مورل پوزیشن تھی میڈیا کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، ذرا یہ سنیں. میڈیا کے آزادی کے لیے میڈیا نے خود جنگ لڑی ہے. یہ آزادی نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے، نہ چھیننے دی جائے گی. یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر آئین کی بالادستی کے لیے میدان عمل میں ہے تو وہ آپ صحافی حضرات کے ساتھ بھی میدان عمل میں ہے. ایسا کون سا کام ہے جس کے خلاف اپوزیشن میں جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بیانات نہیں دیے اور اقتدار میں آ کے اسی کام کو دہرایا نہ؟ میڈیا کے خلاف جو چارج شیٹ ہے یہ ویسے تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن چلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جس میں کہتی ہے جی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اتھارٹیز فردر ٹائٹنڈ کنٹرول آف دا میڈیا ورکرز رپورٹڈ انکریزڈ کوئرشن، سینسرشپ اینڈ اریسٹ آف جرنلسٹ. CPG کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان پولیس اوپن ملٹیپل کرمنل انویسٹیگیشنز انٹو 4 جرنلسٹ ان پاکستان. ارشد شریف کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، دبئی چھوڑ کے جانا پڑا، کینیا جا کر ان کو جان سے مار دیا گیا. بغاوت کے مقدمات دھڑا دھڑ بنائے گئے.
सियासी क़यादत के ऊपर, इसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ। और फिर ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, जब मुल्क की अदालत में इस कानून को चैलेंज किया गया, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, और उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि हुकूमत ने इनको इस्तेमाल किया पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए और गैर आईनी काम करने के लिए। तो ये वो सारे काम जो कि आपको अपनी ऑपोजिशन के दौर के अंदर नापसंद थे, हुकूमत आते हुए आपने क्या किया? सबसे पहले ये तमाम इकदाम खुद भी किए। ये है 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। आईनी बहरान, ये तो इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो सर का ताज है, जिसमें ऐसा लगता है कि तमाम सियासी जमातें कुछ ऐसा माहौल बना रही है कि इस मुल्क के अंदर वक्त पे इलेक्शन ना हो, और आइन सैबोटाज हो, ये भी हम देखने जा रहे हैं कि ये शायद इस हुकूमत के दौर में ये होने जा रहा है। कितने आईनी बहरान जो हैं कुछ क्रिएट हुए, कुछ क्रिएट जानबूझ के किए गए। जब हमने देखा कि पहला आईनी बहरान था वो 17 मई 2022 को आया, मुनर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय थी, और उसके बाद नून लीग ने रद्दअमल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राय दी है, वजीर आला हमजा ही रहेंगे, मुनर्रिफीन का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। सो इदारों के दरमियान जो लड़ाई है ये भी, और जो तनाव है ये बड़े अरसे से है, ये पिछले साल 17 मई से एटलीस्ट ये तनाव की कैफियत जारी है। फिर एक और आईनी बहरान आया 23 जुलाई 2022 को, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि हमजा शहबाज साहब ट्रस्टी वजीर आला होंगे, तो फिर दोबारा हुकूमती इत्तेहाद कहता है कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। सो फुल कोर्ट का यहां पर भी मुतालबा किया गया, और उस वक्त से एक मुल्क के अंदर न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी जारी है। उसके बाद हमने 26 जुलाई 2022 को देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला जब करार दिया, तो नून लीग ने उस वक्त भी रद्दअमल दिया, जो पूरी हुकूमती इत्तेहाद ने रद्दअमल दिया जी कि फैसला जुडिशल को हुकूमत डट जाए, ये जुडिशल कू है, पाकिस्तान को तमाशा बना दिया है। सो इस दौरान भी हमने एक आईनी लड़ाई भी देखी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है जी आप इलेक्शन करवाएं, हुकूमत उससे साफ इनकार कर देती है, नहीं कराए जाते वो इलेक्शन। अब हम देख रहे हैं कि जो जितना डीप इस वक्त ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर तकसीम डाली जा रही है और एम्बिग्युटी कराई जा रही है, ताकि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन वक्त पे ना किए जा सकें। और ये भी सहरा इसी हुकूमत को जाएगा कि इस वक्त में अगर ये 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड है कि जो हालात है, लगता है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि पैसे नहीं है। पैसे हैं जी, आज ही हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिवीजन ने ये जो मिनिस्ट्री ने डिवीजन वाइज जो हमें समरी भेजी है पीएसडीपी की 2022-2023 की, उसके अंदर ये फंड रखे गए हैं तरक्याती मंसूबों के। सो इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं है, लेकिन तरक्याती मंसूबों के लिए हमारे पास 21 अरब हैं। इन सारे क्राइसिस की एक ही जड़ है, और वो है जो इस वक्त मुल्क के अंदर इकोनॉमी का क्राइसिस है। सो मामला ये है कि इस वक्त 1 साल बाद आज भी हम इसी गूमगू की कैफियत में है कि क्या आईएमएफ के साथ स्टेट लेवल मुआहिदा होने वाला, स्टाफ लेवल मुआहिदा होने वाला है या नहीं होने वाला, और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या एक मुकम्मल इकोनॉमिक प्लान किसी के पास मौजूद है या नहीं।